देखिए कल हमारा टॉपिक चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया या इसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कही जाती है, या फिर कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो इसी में संपादित होती है, इसी में पूरी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। ये जो संरचना होती है ये क्रिस्टी कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। और इस पर ये टेनिस के रैकेट की तरह जो संरचना होती है इसको बताया गया था, ये ऑक्सीसोम या F1 कण माने जाते हैं। ये ऑक्सीसोम ही ऐसा स्थान होता है जहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है या कोशिकीय श्वसन कंप्लीट होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन यहीं पे कंप्लीट होता है ऑक्सीसोम में, और यहीं पे कंप्लीट होने के बाद ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। और एटीपी को ही पीडीएफ में भेजा भी गया होगा, एटीपी को ही क्या कहा जाता है? करेंसी ऑफ द एनर्जी या ऊर्जा की मुद्रा। ये ऊर्जा की मुद्रा कही जाती है, क्योंकि ये जो ऑक्सीसोम होता है यहीं पे श्वसन प्रक्रिया पूरी हुई, उसके फलस्वरूप जो एनर्जी बनी है वो एटीपी के रूप में बनी है, और इसी एटीपी का उपयोग या इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं की जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो पूरी की पूरी इसी ऊर्जा के माध्यम से होती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? मुद्रा कहा गया है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी इसके पहले वो कॉइन वाला टेलीफोन आया था। कॉइन वाले टेलीफोन में क्या करते थे? 1 रुपए का सिक्का डालते थे। तो 1 रुपए का सिक्का डालते थे तो उसके बाद 1 रुपए के बराबर हमें 1 मिनट की बात करने की परमिशन मिलती थी, या हम कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा मिलती थी कि हम 1 मिनट बात कर सकते थे। हालांकि ऊर्जा तो है, लेकिन यहाँ पे अगर टेलीफोन से रिलेट करें, उसको जोड़ें, तो हमको क्या समझ में आएगा कि उस 1 रुपए से हमने क्या किया? 60 मिनट तक का, या 60 सेकंड या 1 मिनट तक की हमने बात की, या 1 मिनट बात करने के लिए वो हमें ऊर्जा दे दिया कि भैया इतना बात कर लीजिए, उसके बाद फिर नहीं, फिर उसके बाद अगर और डालेंगे तो और बात करेंगे। तो वो क्या हो गई? करेंसी हो गई किसकी? वहाँ पे उसको हम एटीपी मान लें, और जितने फंक्शन हैं जो हम बात कर रहे हैं वो मान लें। तो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में ये हमारे सेल्स में स्टोर होता है, एनर्जी सप्लाई करता है, जिसके माध्यम से सारी क्रियाएं होती हैं। अब देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, या जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का होता है, इसलिए ये सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन होता है, या अर्ध स्वायत्त, मतलब ये आधा काम खुद से कर लेता है और आधा काम करने के लिए ये किस पे डिपेंड होता है? क्योंकि एक संरचना इसमें हम लोगों ने जानी है, बताया है, वैसे ओरल तो बताया, अभी शायद डिटेल में नहीं जा पाए हैं, अभी आगे मिलेगा। वो केंद्रक होता है, जो क्या होता है? सेंट्रल एरिया होता है, केंद्रीय भाग होता है, और वही क्या करता है? सारे और सेल्यूलर ऑर्गन्स की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। वही जो केंद्रक होता है वो करता क्या है? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मैनेजर होता है उस सेल के अंदर का। तो वो सारी व्यवस्था करवाएगा, किसको क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है, वो सारा का सारा दिशा निर्देश कौन देता है? केंद्रक देता है। तो केंद्रक जो होता है वो क्या करता है? यहाँ पे कंट्रोलिंग का कार्य करता है। तो जितने ऑर्गन होते हैं वो केंद्रक के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कुछ काम खुद से करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल, अपना खुद का डीएनए होता है, जिसे एमडीएनए कहेंगे, या माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सी एसिड। और दूसरी चीज, इसमें 37 जीन होते हैं। जीन आगे हम बताएंगे, ये जेनेटिक कोड होता है। 37 जीन होते हैं, जबकि हमारे केंद्रक में
जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसमें 25,000 जीन होते हैं और इसमें 37 जीन होते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, और जीन जो होता है ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल में एक कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल में एक कोड होता है जो अपने जो उसके जनक होते हैं उनका लक्षण दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कौन? डीएनए। और उसी डीएनए पर ये कोड होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड या जीन कहते हैं। केंद्रक में इनकी संख्या कितनी होती है? 25,000। और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन की संख्या कितनी होती है? 37। तो इसमें ये जो mDNA होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो खुद का काम कुछ हद तक कर लेता है, आधा काम अपना करता है, आधा काम के लिए डिपेंड होता है किस पर? न्यूक्लियस पर, केंद्रक पर। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? सेमी ऑटोनॉमस सेल्यूलर ऑर्गन। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे कोशिका का विद्युत गृह, हमारे कोशिका का पावर हाउस या हमारे कोशिका का एनर्जी प्रदान करने वाला अंग होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे, श्वसन की प्रक्रिया इसी में कंप्लीट होती है। श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही कंप्लीट होती है। श्वसन के प्रक्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना, वो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडाइजेशन कहलाती है। तो हमारा जो भोजन का ऑक्सीडाइजेशन होता है वो कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भोजन का यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, भोजन का जब ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो जहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है वहीं पे एनर्जी भी क्या होगी? निकलेगी। और वो एनर्जी किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में। और एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है जब भी जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, सेल्यूलर प्रोसेस जितने भी होते हैं, वो इसी एटीपी का उपयोग करते हैं, तब जाकर के अपना काम पूरा करते हैं। तो अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो अंदर घुस करके एक अंगुली जैसी संरचना बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर ये बैडमिंटन के रैकेट्स की भांति कुछ संरचनाएं लगी होती हैं जिसे ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। ऑक्सीसोम में ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, और यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का निर्माण होता है। और इसी एटीपी का यूज हम करते हैं किसमें? अपने जो भी जैविक प्रक्रम होते हैं, जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, वो चाहे मेटाबॉलिक हो चाहे जो भी हो। तो देखिए उसके बाद अब हमें पढ़ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है और यह ऑक्सीश्वसन का स्थल होता है, यहीं पे ऑक्सीश्वसन कंप्लीट होती है। दूसरा नंबर है, यहाँ पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन की क्रेब्स चक्र अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसके मैट्रिक्स में श्वसन की क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है। उसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र अभिक्रिया पीडीएफ में गया होगा। तो क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें पूरा होता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है लवक का, प्लास्टिड का। तो देखिए इसमें उम्मीद है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा, इसकी संरचना समझ में आई होगी, इसके कार्य क्या होते हैं वो भी समझ में आया होगा। तो अब अगला नंबर होता है प्लास्टिड। ये सारे क्या हैं? सेल्यूलर ऑर्गन्स हैं। ये प्लास्टिड है या इसे हम कहेंगे क्या? लवक। ये जो प्लास्टिड या लवक होता है वो क्या होता है? देखिए ये गोल या चपटे आकार के कोशिकांग जो केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो एक अंतर यहाँ से भी आ जाएगा। तो लवक जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, जंतुओं में, एनिमल में ये प्लास्टिड नहीं होता। ठीक है,
और हैकल ने सन 1865 में इन कोशिकांगों की खोज लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर द्वारा 1885 में किया गया था। 1865 में यहाँ पे हैकल ने इनकी खोज तो कर दी, लेकिन नाम जो दिया गया वो 1885 में दिया गया, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। या देखिए यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होता है वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक। ये 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वर्णी लवक, ये पौधे के जो विभिन्न कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए ये वर्णी लवक उत्तरदायी होता है। जैसे पौधों के फूल और फल का जो कलर होता है वो कौन प्रदान करता है? वर्णी लवक प्रदान करता है ना। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट करेगा क्या? पौधों के फूल और फल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अवर्णी लवक वह स्थान होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे कोई रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट नहीं होता। ऐसे स्थान पर जहाँ कोई रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट नहीं, वो अवर्णी लवक होता है, कोई रंग प्रदान नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे जड़ है, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर आता है क्लोरोप्लास्ट का, हरित लवक का। तो हरित लवक में एक और इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मतलब होता क्या है? पर्णहरित। पर्णहरित ये स्पेशली पत्तियों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो देखिए इससे पहले बताया गया होगा या फिर नहीं भी बताया गया, जैसे ये कोई पत्ती है तो इसमें ये सपोज दैट मान लीजिए पत्ती है, कभी ध्यान दिया होगा पत्ती का जो ऊपरा सिरा होता है, ऊपर का भाग होता है वो चिकना होता है और निचला सिरा जो होता है वो खुरदरा होता है। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन पूछें तो ये ऊपरी सिरा जो होता है वो चिकना क्यों होता है, उसका क्या रीज़न होता होगा, या फिर वो चिकनापन जो है पौधों के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। अगर हानिकारक है तो चिकनेपन से क्या हानि होती है, और लाभदायक है तो उस चिकनेपन से पौधों की पत्तियों को क्या लाभ होता है। तो ये एक क्वेश्चन या तो बता दें या तो छोड़ दें। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पूछा, ये जो पौधे का ऊपरी सिरा होता है वो चिकना होता है और निचला सिरा जो होता है वो क्या होता है? खुरदरा होता है। तो ऊपरी सिरा चिकना क्यों होता है? और पत्तियों का रंग तो सभी लोग जानते हैं वो हरे रंग का होता है। किसके कारण? पर्णहरिम के कारण। और पर्णहरिम जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी उत्तरदायी होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करवाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिससे पौधों की पत्तियां क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है ये अपना पोषण स्वयं करते हैं, किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होते। क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते? इनमें कुछ संरचनाएं होती हैं जो उत्तरदायी होती हैं भोजन को बनाने के लिए, भोजन बनाती हैं, खुद स्वयं पोषित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? स्वपोषण। और वो जो स्वपोषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश होगा, जल होगा, खनिज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये सारी कंडीशंस मिल करके पत्तियों में फोटोसिंथेसिस क्रिया करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अत्यधिक सूर्य के प्रकाश
जो पत्ती का चिकनापन, ऊपर का भाग चिकना होता है, वो अत्यधिक सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब वो कैसे बचाता है, तो देखिए यहाँ पे जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो जितनी इनको प्रकाश की ज़रूरत होती है उतना ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो प्रकाश होती है, एक्स्ट्रा सूर्य की किरणें जो होती हैं उसको ये क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। उसको ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला जो बचाव इनका हुआ वो अत्यधिक सूर्य की किरणों से बचाने के लिए ये ऊपरी लेयर इनका जो होता है वो क्या होता है, चिकना होता है। दूसरा नंबर चिकना क्यों होता है, तो देखिए इसी पत्तियों में एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमेटा कहा गया या रंध्र कहा गया। इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करवाना। इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन या और वाष्पोत्सर्जन दोनों क्रियाएं संपादित करवाना। तो ये स्टोमेटा जो होता है, जब कभी बारिश होगी तो अगर ये चिकना नहीं होगा तो जल की बूंदें इन पर पड़ेंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, जल की बूंदों से ढक जाएगा, बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो वो रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये इनके सारी की सारी जैविक क्रियाएं क्या हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगे। तो इन दोनों काम के लिए इनका जो ऊपरी लेयर होता है वो क्या होता है, चिकना होता है। ठीक है, तो अब रंग इनका किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल करता क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी सहायक होता है। अब देखिए अगला नंबर आता है लाइसोसोम का। तो प्लास्टिड हमने देखा, प्लास्टिड जो होता है ये गोल या चपटे आकार की संरचना होती है जिसकी खोज हेकल ने 1865 में की थी। और इसका नाम प्लास्टिड या लवक किसने रखा, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1885 में। ठीक है, तो 1865 में इसकी खोज हो गई। किसने किया था, हेकल ने इसकी खोज की। और 1885 में इस वर्ड का जो सर्वप्रथम यूज़ किया किसने, सिम्पर ने सबसे पहले 1885 ईस्वी में इन संरचनाओं को लवक नाम से बताया या प्लास्टिड नाम दिया। तो देखिए अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा लाइसोसोम का। या इसे लयनकाय बोला जाता है। लाइसोसोम को लयनकाय भी कहते हैं। और ये जो लयनकाय होता है सुसाइडल बैग भी कहा जाता है इसे, या आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, अभी देखिए इसमें ये जो लाइसोसोम होता है गोल आकृति की संरचना होती है जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा प्रकार के पाचक एंजाइम्स होते हैं। 40 से ज़्यादा प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। और इसका जो ये मेम्ब्रेन होता है सिंगल लेयर का होता है, डबल लेयर का नहीं होता। जब किन्हीं कारणवश ये लेयर फट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये सारे पाचक एंजाइम्स इसमें कोशिका द्रव्य में फैल करके अपने ही कोशिका के अंगकों का पाचन कर देते हैं, जिससे कोशिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है, कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इसे क्या कहा गया, आत्मघाती थैली। और इसमें कितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, लगभग 40 से अधिक प्रकार के। इसकी खोज सर्वप्रथम डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये गोलाकार आकृति की संरचना होती है। इनका काम होता है प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि न्यूट्रिएंट्स का पाचन करना और उसके अलावा नष्ट या घायल कोशिकाओं को मारना या उन्हें बिल्कुल समाप्त कर देना या फिर क्लीनर का काम करना, सफाई का काम करना, ये लाइसोसोम का काम होता है। पहला काम है न्यूट्रिएंट्स का पाचन, दूसरा काम है कोशिकाओं की सफाई।